अच्छा, जो चलते हैं हम अपनी डायरेक्टरी के अंदर, अपने फोल्डर के अंदर 12F1। और हम पढ़ रहे हैं जावास्क्रिप्ट का, हमने फोल्डर बनाया था यहाँ पे। और यहाँ पे हम लोग एक फोल्डर बना लेते हैं वेरिएबल्स के नाम से। ठीक है, इस फोल्डर को हम अपने VS कोड के अंदर ओपन कर लेते हैं ये। VS कोड में ओपन करने के बाद मैं यहाँ पर एक फाइल बना रहा हूँ HTML की। और अगर मैं अपनी HTML के टैग्स के साथ यानी बॉयलर प्लेट या एलिमेंट्स के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहा तो मुझे जो है वो बॉयलर प्लेट लगाने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट क्लास में हमने प्रिंटिंग स्टेटमेंट पढ़े थे भाई, डॉक्यूमेंट डॉट राइट कंसोल डॉट लॉग एरर इन्फो और वो सारी वार्निंग वगैरह। ठीक है, आज जो है वो हम वेरिएबल्स पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे आपके पास HTML के अंदर इंटरनल जावास्क्रिप्ट लिखने के लिए आप यूज करते हो स्क्रिप्ट का टैग। ठीक है, अब स्क्रिप्ट के टैग के अंदर अब मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है। ठीक है, मुझे एक स्टोरेज कंटेनर चाहिए जिसके अंदर मैं अपनी वैल्यू होल्ड करूंगा ताकि मैं उसको थ्रू आउट द प्रोग्राम यानी स्क्रिप्ट अपने हैंडल कर सकूं और उसको रीयूज कर सकूं जितनी बार चाहूं। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे पास जो सबसे पहला तरीका है वो वार के कीवर्ड्स है। ठीक है, अब वार के कीवर्ड से फॉर एग्जांपल मैंने एक डिक्लेयर कर दिया ऑर्गेनाइजेशन के नाम का एक वेरिएबल। किस नाम का? ऑर्गेनाइजेशन के नाम का मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया। और यहाँ पर मैंने उसको असाइन कर दी वैल्यू एपटेक। क्या असाइन कर दी मैंने? एपटेक। मैंने आपको बताया, अगर आपको अभी फिलहाल मैंने डेटा टाइप्स नहीं पढ़ाई तो एल्फ अगर आपको अल्फाबेट्स या अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स लिखने हैं तो आपको वो डबल कोट्स या सिंगल कोट्स के अंदर लिखना है। ठीक है, नंबर्स आप ऐसे लिख सकते हो। और एंड में आपने क्या डालना है? टर्मिनेटर। क्या डालना है? टर्मिनेटर, ताकि जावास्क्रिप्ट को पता चल जाए कि भाई लाइन जो है वो एंड हो चुकी है। ये मैंने क्या किया, अच्छा जावास्क्रिप्ट में कमेंट डालने के लिए स्लैश स्लैश होता है। ठीक है, ये चीज़ें बहुत नॉर्मल हो गई हैं, अब इसको इतने डेप्थ में एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर ये मैंने क्या किया है, वेरिएबल डिक्लेयर किया है। क्या किया है? वेरिएबल को डिक्लेयर किया है। इसको हम कहेंगे डिक्लेरेशन। क्या कहेंगे? डिक्लेरेशन। यही सेम चीज अगर मैं दोबारा कर देता हूँ, यही सेम चीज अभी चलो हम लोग वैल्यू हटा देते हैं। ठीक है, यही सेम चीज यहाँ पर मैंने दोबारा परफॉर्म कर दी। ये हम इसको क्या कहूंगा, ये मैंने कर दिया रीडिक्लेयर। क्या कर दिया? रीडिक्लेयर। मैंने दोबारा से जो है वो वेरिएबल को क्रिएट कर दिया। वेरिएबल को क्रिएट करने का मतलब है कि उसी सेम कीवर्ड के साथ आपने किसी वेरिएबल के कीवर्ड को यूज किया है। ठीक है, यानी var कॉन्स या लेट को। ठीक है, तो ये आपको जो है वो देखो अलाउ कर रहा है। ठीक है, आपको कोई भी एरर देखने को नहीं मिल रहा है, var आपको अलाउ करता है। अगर आप इसको कोई वैल्यू दो एपटेक। ठीक है, और यहाँ पर आपने इसको कोई वैल्यू दे दी मेट्रो। क्या दे दी? मेट्रो। अब मुझे बताओ कि अगर स्क्रिप्ट इंटरप्रेटेड होती है, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होती है, तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अब कौन सी वैल्यू होगी? मेट्रो। कौन सी होगी? मेट्रो, जो आपको सेकंड लाइन के अंदर मिल रही है। ठीक है, अच्छा इसको हम लोग जो है वो लॉग भी करवा सकते हैं क्या? बिल्कुल करवा सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन को हम जो है वो लॉग करवा सकते हैं। जब भी हम किसी वेरिएबल को कॉल करते हैं कहीं पर भी, प्रिंटिंग स्टेटमेंट में, XYZ किसी भी स्टेटमेंट के अंदर, तो आपने हमेशा ये अज्यूम करना है कि उस वेरिएबल की जगह उसकी वैल्यू को अज्यूम करना है। यानी कि अब आपने सोचना है कि कंसोल लॉग क्या हो रहा है, मेट्रो हो रहा है, नॉट ऑर्गेनाइजेशन। क्या कंसोल लॉग हो रहा है? मेट्रो। ये अजम्पशन बनाना बड़ी जरूरी है। ठीक है, अब इसको करते हैं रन, तो मेरे पास जो है वो कंसोल लॉग के अंदर क्या आना चाहिए भाई? मेट्रो आना चाहिए भाई। तो हमारे पास क्या आ रहा है? मेट्रो आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि हमने रीडिक्लेयर भी किया, यानी कि पहले डिक्लेयर किया और ये हमने इसको वैल्यू दी, तो ये क्या कहलाई? इनिशियलाइजेशन। क्या कहलाई? इनिशियलाइजेशन। दोबारा सेम नाम का वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया भाई, और उसको री इनिशियलाइज भी कर दिया। यहाँ पर आपके पास री इनिशियलाइजेशन भी परफॉर्म हो रही है। ठीक है, तो इस बात का ख्याल आपने रखना है। ठीक है, तो ये आपको वार जो है वो दोनों चीजें अलाउ करता है। ठीक है, अच्छा भाई अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं अगली चीज। ये हमारे पास हो गया वार। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? कॉस्ट। ठीक है, पहले ओल्ड तरीके देखते हैं ना, दोनों चीजें अलाउ कर रहा है भाई। अब यहाँ पर मैंने कांस्टेंट वैल्यू हम लोग के पास, जैसे हम कॉन्स्ट रख लेते हैं पाई की वैल्यू। ठीक है, पाई की वैल्यू क्या होती है? कॉन्स्ट 3.142। अच्छा, इससे पहले ना मैं आपको एक और चीज दिखाना चाहता हूँ। जैसे वार के अंदर ना आप इस तरह भी कर सकते हो कि देखो हमने एक ही लाइन में डिक्लेयर कर दिया वेरिएबल और एक ही लाइन में उसको वैल्यू भी प्रोवाइड कर दी। ठीक है, लेकिन अगर आप चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो कि समाव आप किसी पॉइंट पे आपने बस इसको डिक्लेयर करके रख दिया। ठीक है, और आप नीचे जाकर भी इसको वैल्यू दे सकते हो, कुछ इस तरह के आपने ऑर्गेनाइजेशन असाइंस टू एपटेक।
ठीक है। इस स्टेप को हम क्या कहेंगे, इनिशियलाइजेशन। क्या ये मैंने रीडिक्लेयर किया? नहीं, क्योंकि मैंने कीवर्ड यूज नहीं किया। ठीक है। तो इस तरह से भी आप कर सकते हो। ठीक है, कि आप एक लाइन में डिक्लेयर कर दो और नेक्स्ट लाइन में आप इनिशियलाइज कर दो, यानी कि वैल्यू प्रोवाइड कर दो। डन है? ठीक है। अच्छा भाई, हमने कॉन्स के साथ भी यही किया कि भाई हमने कॉन्स के साथ जो है वो कांस्टेंट वेरिएबल का एक नाम रखा, क्या? पाए, और उसकी वैल्यू क्या रख दी भाई? 3.142। इसको हम जो है वो लॉग भी करवा लेते हैं। हमने यहाँ लॉग करवा दिया पाए। क्या करवा दिया? पाए को लॉग करवा दिया। यहाँ आके देखते हैं तो हमारे पास पाए की वैल्यू आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी, क्योंकि एक ही दफा डिक्लेयर किया और एक ही दफा इनिशियलाइज किया। अब यहाँ पर देखो, क्या मैं इसको नेक्स्ट लाइन में इनिशियलाइज कर सकता हूँ? देखो, जैसे मैं ऊपर कर सकता हूँ 3.142। देखो अब यहाँ पर ना मुझे एरर देखने को मिल रहा है, जबकि यही सेम चीज यहाँ तो की है। नहीं है ऐसा? ठीक है। तो ये क्यों मुझे नखरे दे रहा है भाई? देखो, कॉन्स डिक्लेरेशन मस्ट बी इनिशियलाइज। भाई कांस्टेंट जो है ना वो किसी भी तरह जो है ना रिस्क लेने को तैयार नहीं है। वो कहता है कि भाई आपने जिस लाइन में मुझे डिक्लेयर किया ना, मुझे उसी लाइन में वैल्यू चाहिए, उसी के आगे। मैं अलाउ नहीं करूंगा कि आप सेकंड लाइन में इनिशियलाइज करो, क्योंकि री इनिशियलाइजेशन जो होती है ना वो जो है वो किसी और लाइन में परफॉर्म होगी, ऑब्वियस सी बात है। तो वो इस रिस्क को खत्म करने के लिए उन्होंने क्या किया हुआ है कि वो बोलते हैं कि भाई आप नेक्स्ट लाइन में या कहीं और किसी और लाइन में आप इनिशियलाइज नहीं कर सकते, जहां कांस्टेंट का वेरिएबल बनेगा वहीं पे उसकी वैल्यू दी जाएगी। तो ये नखरे हैं भाई आपके पाए के। तो ये हमने कर दिया। ठीक है। सेम नाम का वेरिएबल दोबारा डिक्लेयर भी नहीं कर सकते। अब कैसे पता चलेगा? चलो भाई करके देख लेते हैं। हमने कहा कॉन्स्ट पाए इस टू 1.4 कर दिया। अब यहाँ पर देखो एरर आ गया, इस पे ओवर रखा, कैन नॉट रीडिक्लेयर ब्लॉक्ड स्कोप वेरिएबल। ठीक है, ब्लॉक्ड स्कोप मैं समझाऊंगा आपको। ठीक है, जब स्कोपिंग बढ़ाऊंगा इसकी नेक्स्ट क्लास के अंदर ना, तो आपको समझ आएगा ब्लॉक्ड स्कोप और ग्लोबल स्कोप क्या होता है। ठीक है। तो आप कांस्टेंट के वेरिएबल को दोबारा से रीडिक्लेयर नहीं कर सकते, ना ही उसकी वैल्यू को री इनिशियलाइज कर सकते हो, क्योंकि वो अलाउ नहीं करता। ठीक है। तो ये आपके पास क्या है? कॉन्स्ट हो गया। अब यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास जो हमारे पास दरमियानी राह इन लोगों ने निकाली है वो क्या है? लेट की है। लेट के कीवर्ड से आप वेरिएबल बना लो भाई, जो कि बेस्ट प्रैक्टिस है, और मैं भी पर्सनली लेट ही यूज कर रहा होता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा सिक्योर और इजी टू यूज रहता है। अब यहाँ पर मैंने लेट किया, मैंने कहा लेट एक वेरिएबल कर दो, फॉर एग्जाम्पल सिस्टम इज टू स्कूल, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, मैंने क्या कर दिया, एक वेरिएबल बनाया सिस्टम नाम का और इसको वैल्यू दे दी स्कूल। ठीक है। अब यहाँ पर मैंने इस लाइन के अंदर क्या किया, डिक्लेयर भी किया और इनिशियलाइज भी किया। ठीक है, यानी कि वैल्यू भी दी और बनाया भी। ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में आता हूँ, मैं दोबारा से बनाने की कोशिश करता हूँ। अब यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा? एरर, क्योंकि वो बोल रहा है कि आप जो है वो ब्लॉक्स को वेरिएबल को रीडिक्लेयर नहीं कर सकते, यानी कि जो आप लेट के साथ वेरिएबल क्रिएट करोगे उस सेम नाम के वेरिएबल को आप दोबारा क्रिएट नहीं कर सकते। अच्छा, अगर मैं ये लेट के कीवर्ड हटाऊं और इसको री इनिशियलाइज कर दूं, स्कूल की जगह कॉलेज कर दूं, तो क्या मुझे कोई एरर मिल रहा है? और अगर मैं यहाँ पर इसको लॉग करूंगा, किसको? सिस्टम को, तो मेरे पास क्या वैल्यू आनी चाहिए? कॉलेज आनी चाहिए भाई। कॉलेज आ गई, यानी कि री इनिशियलाइजेशन इसमें पॉसिबल है। है। ठीक है, री डिक्लेरेशन पॉसिबल नहीं है। नहीं है, री डिक्लेरेशन पॉसिबल नहीं है, क्रिएट नहीं कर सकते, इनिशियलाइज कर सकते हो, री इनिशियलाइज। ठीक है, इतनी बात सबको समझ आती है? ठीक है, कोई प्रॉब्लम, कोई मसला, कोई सवाल? पक्की बात है? अच्छा, दो तीन चीजें और, नेमिंग रूल सबने पढ़ लिए ना? ऐसा ही है ना? वो तो बताने की जरूरत नहीं है, वो इतना मुश्किल चीज नहीं है। एक बात है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी मैंने आपको ये चार वेरिएबल्स बनाने को दिए और आपने इसको प्रिंट करवाना है, आपने करवा दिए भाई। ठीक है, आपने कैसे किया? क्या, फॉर एग्जांपल आपने सबसे पहले एक आईडी का वेरिएबल बनाया 1001, और फिर लेट से आपने एक नेम का वेरिएबल बनाया, उसमें आपने रख दिया रजा फॉर एग्जांपल। ठीक है, और उसके बाद आपने एक लेट से ईमेल का वेरिएबल बनाया, उसके अंदर आपने रख दिया raza@gmail.com। ठीक है, और उसके बाद आपने एक वेरिएबल बनाया एज का, जिसमें आपने रख दिया फॉर एग्जांपल 20। ठीक है, और आपने इन सबको क्या करा दिया? लॉक करा दिया। ऐसा ही है। ठीक है। जावास्क्रिप्ट में या जनरली भी
जहाँ तक मैंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एक्सप्लोर किए, कि अगर आपको लेट के कीवर्ड या उसी सेम नाम के कीवर्ड से बहुत सारे वेरिएबल एक साथ डिक्लेयर करने और उनकी वैल्यूज भी देनी है, तो आपको उनको अलग अलग लाइन में करने की जरूरत नहीं है। आप कैसे कर सकते हो, आप इस पूरी चीज को कैसे लिख सकते हो, इसको मैंने किया कमेंट। आप इस पूरी चीज को ऐसे भी लिख सकते हो कि आईडी कॉमा नेम कॉमा ईमेल कॉमा एज। आपने कॉमा सेपरेशंस के साथ एक ही लाइन के अंदर सारे वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर दिया। क्या मैंने किसी वेरिएबल को इनिशियलाइज किया? नहीं। इसी तरह आपको अगर इसको इनिशियलाइज करना, आप आईडी के बाद आओगे और यहाँ पर क्या दे दोगे? आईडी दे दोगे। नेम के बाद आओगे और यहाँ पर क्या दे दोगे? रजा। क्या दे दोगे? रजा। ईमेल के बाद आओगे और इसको क्या दे दोगे? raza@gmail.com। बस क्या है? कॉमा सेपरेशन है। ठीक है। और एज के बाद आपने क्या दे दिया? 20 फॉर एग्जाम्पल। तो यहाँ पर आपने एक ही लाइन के अंदर इनिशियलाइज भी कर दिया और डिक्लेयर भी कर दिया, क्योंकि मुझे ये सारे एक साथ चाहिए थे तो मैंने एक लाइन में कर दिया। ठीक है। लेकिन इट्स अप टू यू, अगर आप कंफर्टेबल जिस चीज़ में हो आप वो करो। ये आपके ऊपर, आपको लाइंस लेनी है तो आप लाइंस लो, आपको एक सिंगल लाइन में करना है तो आप सिंगल लाइन में कर दो। लेकिन मेरी जो प्रैक्टिस है वो मैं अलग अलग लाइंस में करता हूँ। शुरू से आदत बन जाती है, अगर आपको ये आदत बनानी है तो आप ये आदत बना सकते हो। है ना? ठीक है, ये बात समझ आ गई सबको? अच्छा। अब अगर मैं एक वेरिएबल भाई क्रिएट करता हूं, मैंने कहा लेट पैशन, पैशन मैंने कर दिया भाई टैग फॉर एग्जांपल। ठीक है। या फिर मैंने एक काम किया कि भाई मैंने इस वेरिएबल को डिक्लेयर किया लेकिन इसको कोई भी वैल्यू प्रोवाइड नहीं की, मैंने यहाँ पर लॉग लगाया और मैंने पैशन वेरिएबल को जो है वो यहाँ पर प्रिंट कर दिया। तो यहाँ अगर जब मैं देखूंगा तो मेरे पास जो है वो अनडिफाइंड आएगा, क्योंकि वो एक्सपेक्ट करता है कि यहाँ कोई वैल्यू होगी, जबकि इस पैशन नाम के वेरिएबल की कोई भी वैल्यू डिफाइंड नहीं है, इसलिए आपको हमेशा अनडिफाइंड मिलेगा। अब आपने याद रखना है कि जब भी आपको अनडिफाइंड दिखे, कहीं भी आपको क्या दिखे? अनडिफाइंड दिखे, ठीक है, तो आपने समझ जाना है कि भाई जो चीज मैं प्रिंट करवा रहा हूं वो खुद तो एग्जिस्ट करती है, लेकिन उसकी जो वैल्यू ये एक्सपेक्ट कर रहा है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो मुझे जो है वो यहाँ पर देखना पड़ेगा कि क्या मसला हो रहा है। ठीक है। ये तो बड़ा सिंपल सा था। रनिंग प्रोग्राम में आपको थोड़ी बहुत जो है वो ब्रेनस्टॉर्मिंग या डिबगिंग करनी पड़ जाती है। डन है। अच्छा, एक और चीज, अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर लॉग लगाता हूँ, ठीक है, अभी ऊपर वाली सारी चीजों को भूल जाया करो जब मैं नई चीज बताऊं। मुझे एक वेरिएबल जो है वो प्रिंट करना था, या फॉर एग्जांपल मैंने एक नाम प्रिंट करना है, फॉर एग्जांपल साद। क्या नाम प्रिंट करना है? साद। मैंने यहाँ पर कंसोल लॉग में अगर साद ऐसे लिखा है, अब मैंने डबल कोट सिंगल कोट्स नहीं लगाया। ठीक है। डबल कोट सिंगल कोट स्ट्रिंग डेटा टाइप इसलिए क्रिएट की गई है क्योंकि आपके पास अगर आप डबल कोट्स और सिंगल कोट्स यानी स्ट्रिंग डेटा टाइप के अंदर अल्फाबेट्स या अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स को नहीं लिखते, तो आपका जो प्रोग्राम है, स्क्रिप्ट है, XYZ कोई भी लैंग्वेज होगी, वो ये समझेगी कि ये जो चीज ये प्रोवाइड कर रहा है मुझे प्रिंट करने के लिए एक वेरिएबल है। क्या है? वेरिएबल है। अभी कंसोल लॉग एक्सपेक्ट कर रहा है कि साथ क्या है? वेरिएबल है, कुछ वेरिएबल है साथ, वो उसने प्रिंट करना है। ठीक है। अब यहाँ पर जैसे ही मैं यहाँ पर आऊंगा तो मुझे क्या कहेगा? साद इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि साद नाम का तो कोई वेरिएबल मना ही नहीं था जो मैं प्रिंट करने की कोशिश कर रहा हूँ डायरेक्टली। ठीक है। तो आपने दो एरर पढ़ लिए, अनडिफाइंड और नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड यानी कि वो चीज जो प्रिंट कर रहे हो वही एग्जिस्ट नहीं करती। अनडिफाइंड मीन्स जो प्रिंट कर रहे हो वो एग्जिस्ट करता है लेकिन उसकी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। तो आपको एरर्स का भी पता होना चाहिए, है ना? ठीक है। लेकिन अगर सात नाम का कोई वेरिएबल होता तो मुझे कोई भी एरर यहाँ पे देखने को नहीं मिलता। अगर मुझे सात का नाम प्रिंट कराना है तो मैं इसको किस में रखूंगा? डबल कोट्स या सिंगल कोट्स में रखूंगा, स्ट्रिंग में रखूंगा, तो वो समझेगा कि ये कोई वेरिएबल नहीं है, ये मुझे एक स्ट्रिंग इनपुट दे रहा है जो कि स्टैटिक है, मुझे जो प्रोवाइड कर रहा है मुझे ये प्रिंट करवाना है एज इट इज। तो मुझे क्या मिल जाएगा? सात। है ना? ये बात समझ आ गई सबको? ठीक है, ये दो तीन चीजें थी। अच्छा, इसके अलावा जरा बुक उठाओ और यहाँ पर मुझे बताओ वेरिएबल नेमिंग रूल्स। हाँ भाई, क्या है वेरिएबल नेमिंग रूल्स? पहला, पहला, ठीक है, आपके पास डिजिट्स हो सकते हैं। ठीक है, डिजिट्स यानी कि लिख देता हूँ, डिजिट्स हो सकते हैं। और अंडरस्कोर, अंडरस्कोर जो है वो ये वाला होता है जो कि आपके पास फ्लैट होता है, ये हाइफन होता है, ये नहीं यूज़ करना, अंडरस्कोर यूज़ करना है शिफ्ट दबा के।
ठीक है, ये और अल्फाबेट्स। ठीक है, A to Z। डन है। इसके अलावा ये सब हो सकता है, ठीक है। और टू क्या नहीं हो सकता? मस्ट स्टार्ट विद अ लेटर, ठीक है, आइदर स्मॉल हो कैपिटल हो, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। और अंडरस्कोर। ठीक है, ये आपके पास हो गया कि आप ये भी यूज कर सकते हो। इसके अलावा कैन नॉट बिगिन विद a number or a special character or punctuation except अंडरस्कोर। ठीक है, एक्सेप्ट अंडरस्कोर, अंडरस्कोर से आपका स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे आपने देखा, खुद बताया। ठीक है, तो ये आपके पास क्या चीज़ है? ये आपके पास रॉन्ग है, क्रॉस नहीं है इसमें। ठीक है, ये आप नहीं कर सकते, डन है। और इसके अलावा वो हो गया, स्पेशल कैरेक्टर्स मैंने यहाँ लिख दिए। ठीक है, स्पेसेस आपके पास इसके अंदर नहीं हो सकते। बस। कैन नॉट बी अ जावास्क्रिप्ट रिजर्व्ड कीवर्ड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लॉग, फॉर एग्जाम्पल क्या कंसोल, फॉर एग्जाम्पल लेट, फॉर एग्जाम्पल कॉन्स्ट, फॉर एग्जाम्पल इफ, फॉर एग्जाम्पल एल्स। ठीक है, ये सारी चीज़ें, ये जो कीवर्ड्स आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का हिस्सा होते हैं, नॉट ओनली जावास्क्रिप्ट, ये वाला रूल तो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के अंदर आपको मिलेगा कि आप उसके रिजर्व्ड कीवर्ड को वेरिएबल नेम के तौर पे यूज़ नहीं कर सकते, वरना कॉन्फ्लिक्शन हो जाती है, वो आपको वैसे ही एरर दे देगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप नहीं कर सकते। डन है। तो ये आपके पास कुछ वेरिएबल नेमिंग रूल्स हैं जो आपने फॉलो करने हैं। ठीक है। और वेरिएबल नेम्स जो होते हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं, यानी कि अगर आपने साद का एस कैपिटल रखा है वेरिएबल बनाते हुए, तो आप प्रिंट कराते हुए भी साद का एस कैपिटल रखोगे, स्मॉल रखोगे तो वो अलग वेरिएबल काउंट होगा, वो कह देगा कि स्मॉल साद वाला वेरिएबल इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें और थी। इसके अलावा भी वेरिएबल्स में बहुत कुछ होता है, लेकिन आज के लिए काफ़ी है इतना। अब एक और चीज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, वो है कॉनकैटिनेशन। कॉनकैटिनेशन। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं? कॉनकैटिनेशन। कॉनकैटिनेशन का इंग्लिश में क्या मतलब होता है? कंबाइन कर देना, जोड़ देना, मिला देना। ठीक है, यही सेम लॉजिक इस ऑपरेटर की यहाँ पे। ठीक है, इसको हम कहते हैं कॉनकैटिनेशन ऑपरेटर, जो कि हमारे पास होता है प्लस का साइन। किसका होता है? प्लस का साइन। ठीक है, और ये आपके पास किस पे वर्क करता है? कॉनकैटिने एज अ कॉनकैटिनेशन, यानी कि एज अ कंबाइनिंग ऑपरेटर किस पे वर्क करता है आपके पास? स्ट्रिंग्स डेटा टाइप्स के ऊपर। किस पे? स्ट्रिंग डेटा टाइप्स, यानी सिंगल कोट्स या डबल कोट्स वाली डेटा टाइप्स पे। बात समझ आई? ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल देखो, यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया। मैंने वेरिएबल क्रिएट किया सीपीयू के नाम से, और उसको मैंने दे दिया Core i5। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया सीपीयू के नाम से, और उसको मैंने क्या दे दिया? Core i5। ठीक है, अब यहाँ पर मैं एक स्टेटमेंट प्रिंट करना चाहता हूँ कि माई कजन हैव अ पीसी विच हैज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Core i5। कुछ इस तरह का सेंटेंस मैं जो है वो क्रिएट करना चाहता हूँ। तो एक तरीका तो ये है कि भाई इसी की स्ट्रिंग में पहले ही लिख दो Core i5 से जितने लफ्ज बाकी के हैं, पूरा सेंटेंस। ठीक है, दूसरा तरीका ये है कि आप कंसोल लॉग लगाओ। क्या लगाओगे? कंसोल लॉग। क्या सेंटेंस बनता है कि भाई माय कजन हैव अ सीपीयू, ठीक है, ऑफ कॉन्फ़िग। अब यहाँ पर ना मैं चाहता हूँ कि जैसे ही कॉन्फ़िग हो, इसके आगे जो है ना
जो सीपीयू वेरिएबल के अंदर रखा है वो चीज आ जाए, यानी कि कोर i5। ठीक है, तो अब यहाँ पर तो मैं नहीं लिख सकता, अगर मैं सीपीयू लिखूंगा तो सीपीयू लिखा पाएगा, स्ट्रिंग तो आपको पता है स्टैटिक है। वेरिएबल तो हम स्ट्रिंग्स के अंदर नहीं लिखते डबल कोटेशन या सिंगल कोट्स में। अब क्या करेंगे भाई, अब फॉर एग्जांपल अगर मुझे इसके बाद लिखना है, चलो भाई हम डबल कोट्स के बाद आके यहाँ पे सीपीयू लिख देते हैं, लेकिन अब मुझे एरर मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपके पास जो है वो कंसोल लॉग के अंदर आप एट ए टाइम एक ही आर्ग्यूमेंट रख सकते हो, या तो आप डबल कोट सिंगल कोट रख लो, या एक नंबर रख लो, या वेरिएबल रख लो। ठीक है। अब बहुत सारी चीजें मिला के लिखने के लिए, वेरिएबल हो या वो सारी चीजें, तो अब आपसे कॉमा एक्सपेक्ट कर रहा है क्या? कॉमा एक्सपेक्ट कर रहा है, लेकिन अभी हम कॉमा को नहीं देख रहे। अब ये मेरे पास एक स्ट्रिंग है, ये एक चीज है, ऐसा ही है। ठीक है, एक आर्ग्यूमेंट ये है। ठीक है, एक पीस ऑफ स्टेटमेंट मेरी ये है, और दूसरी पीस ऑफ स्टेटमेंट मेरे पास सीपीयू है। क्या है? सीपीयू है। अब इन दोनों को जोड़ के लिखना है, एक ही स्टेटमेंट बना के। अब मैं यहां पर यूज करूंगा कॉनकैटिनेशन ऑपरेटर, यानी कि कंबाइन। अब इन दोनों को कंबाइन करके लिखना है, इसका मतलब है इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा? प्लस, यानी कि कॉनकैटिनेशन ऑपरेटर आ जाएगा। अब यहां पर जैसे ही आऊंगा तो मेरे पास क्या लिखा हुआ आएगा? माय गदर हैव सीपीयू ऑफ कॉन्फिग कोर आई 5। अब यहाँ पर मुझे अगर सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन चेंज करनी है, मैं यहाँ आकर कोर आई 9 कर दूं, मेरे पास स्टेटमेंट जो है वो बदल जाएगी। ये क्या कहलाती है? कॉनकैटिनेशन। अच्छा भाई, कॉनकैटिनेशन हमने स्ट्रिंग और वेरिएबल को कॉन्कैट करके देख लिया, क्या हम वेरिएबल टू वेरिएबल कॉनकैटिनेशन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, अब वो कैसे कर सकते हैं भाई? मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा कि एक वेरिएबल है जिसका नाम है सेंटेंस। क्या है? सेंटेंस। और उस सेंटेंस के अंदर मैंने ये सेंटेंस पास कर दिया। क्या कर दिया भाई? ये वाला सेंटेंस जो है वो मैंने इसको दे दिया। ठीक है। अब यहाँ पर मेरे पास दो वेरिएबल्स हैं, जिनमें सबसे पहले मुझे ये चाहिए, फिर कंबाइन करके ये चाहिए। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा? सेंटेंस कॉनकैट विद सीपीयू, यानी कि सेंटेंस को कंबाइन कर दो सीपीयू के साथ, जब भी आपको यही देखने को मिलेगा। नहीं, कॉमा कॉन्कैटिनेशन नहीं होती, कॉमा सेपरेटर कहलाता है, वो सेपरेटर ऑपरेटर कहलाता है। उसमें बस यही फर्क है कि बहुत सारे आर्ग्यूमेंट, यानी बहुत सारी पीसेस को आप मिला के लिख सकते हो, और वो एक स्पेस भी देता है, एक स्पेस भी प्रोवाइड करता है, जबकि आपको कॉन्कैटिनेशन स्पेस प्रोवाइड नहीं करता। ठीक है, यहाँ पर वो भी देख लेते हैं। ठीक है, यही सेम चीज है। एक आपके पास होता है सेपरेटर। क्या होता है? सेपरेटर कहते हैं इसको, जो कि हमारे पास होता है कॉमा। क्या होता है? कॉमा। ठीक है। अब इस कॉमा को यूज करने के लिए, अब यहाँ पर देखो, यहाँ मैंने स्पेस दिया भाई, ये देख रहे हो? ठीक है, जब भी आपको यहाँ पर देखो एक स्पेस मिल रहा है ये। ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं ये स्पेस खत्म कर दूं, ठीक है, तो आपके पास देखना कोर i9 यहाँ पे मिला हुआ लिखा हुआ है। अब यहाँ मुझे स्पेस देना है, तो मुझे यहाँ पर स्पेस देना ही पड़ेगा। ठीक है। लेकिन अगर मैं इन दोनों के बीच कॉन्कैट की जगह क्या लगा दूं? कॉमा। तो यहाँ पर कॉमा आपको एक स्पेस प्रोवाइड करता है। जो दो चीजें कंबाइन हो रही है उनके बीच में क्या करेगा? एक स्पेस लगा देगा। ठीक है, ये भी कॉनकैटिनेशन ही समझ सकते हो, कंबाइन करके लिखने के लिए यूज होता है। ठीक है, ये फर्क है कॉनकैटिनेशन और सेपरेटर में। डन है? बात समझ आ गए? दोनों ऑपरेटर प्लस ही है। अच्छा, ये बात याद रखना, स्ट्रिंग्स के ऊपर ही कॉन्कैटिनेशन काम करती है। अगर तुम फॉर एग्जांपल ये करोगे कि 8 + 8, तो वो 8 + 8 16 हो जाएगा, वो मिला के। वैसे उसूलन कॉन्कैटिनेशन का मतलब है जोड़ के लिख देना, कंबाइन करके लिख देना। ठीक है, तो 8 + 8 का मतलब होना चाहिए, कॉन्कैट हो रहा है तो 88 हो जाना चाहिए। 8 8 88। ठीक है, लेकिन क्या होगा अगर तुम नंबर्स के बीच में प्लस साइन लगाओगे, तो वहां पे वो एडिशन ऑपरेटर के तौर पे काम करेगा। तो ये बिहेवियर इसका बदल जाता है। स्ट्रिंग्स के साथ कॉन्केट प्लस का साइन लगाओगे तो कंबाइन का काम करेगा, और नंबर्स के साथ लगाओगे तो वो एडिशन कर देगा। नहीं नहीं, सेपरेटर तो आप किसी भी उसके साथ नंबर्स लगाएं, सेपरेटर के अंदर ये चीज नहीं है। सेपरेटर फ्री ऑफ डेटा टाइप है। इसलिए जब हम नंबर्स और स्ट्रिंग्स को मिलाना चाह रहे होते हैं, नंबर्स को नंबर्स के साथ मिलाना चाह रहे होते हैं, तो हम कॉमा यूज करते हैं, यानी सेपरेटर, ताकि ऐसा ना हो नंबर मेरा प्लस हो जाए दूसरे नंबर के साथ। ठीक है, देखो मैं करके दिखा देता हूँ। अब यहाँ पर देखो, मैंने अगर किया है कंसोल डॉट लॉग, मैंने यहाँ पर लिख दिया 4 + 9। क्या लिख दिया? 4 + 9। अब यहाँ पर आगे देखोगे तो क्या हो जाएगा? 13। यहाँ पे एडिशन हो जाएगी, क्योंकि ये प्योर नंबर है, दिस इज नॉट स्ट्रिंग। हाँ, अगर मैं ये लिखता स्ट्रिंग के अंदर 4 लिख के प्लस स्ट्रिंग के अंदर 9 लिखता, तो अब ये स्ट्रिंग है, ये
नंबर नहीं है, प्योरली नंबर नहीं है, तो यहाँ पर ये आपको दिखाएगा 49। ठीक है, तो ये कॉन्केटिनेशन होगा और बिना स्ट्रिंग्स के लिखोगे तो प्योर नंबर होता है। आपके पास इंटीजर डेटा टाइप होती है, वो प्लस करके आपको दिखा देगा। डन है। अब अगर तुम ये 4,4 लिखोगे ना, तो ये आपके पास कुछ इस तरह दिखाएगा, एक स्पेस के साथ। सेपरेटर इसलिए कहते हैं कि ये थोड़ा सेपरेट ही कर देता है, स्पेस डाल देता है ना, तो दोनों चीजें आपको प्रिंट करते हुए भी सेपरेट ही दिखेंगी, जबकि कॉन्केटिनेशन में बिल्कुल जोड़ देता है वो दोनों को आपस में। डन है।